हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ग्रैंड रिवीजन प्रोग्राम में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपको पता होगा हिंदी माध्यम में जो लोग यूपी पीसीएस 2021 का प्रीलिम्स दे रहे हैं 24 अक्टूबर को, उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है। मतलब ऑब्वियसली बात है, मैं तो कहूँगा मार्केट में अवेलेबल बेस्ट प्रोग्राम है, लेकिन ठीक है फिर भी हो सकता है कि कोई और इससे बेस्ट प्रोग्राम हो, तो मैंने तो हालांकि देखा नहीं है। तो ये बात समझिएगा कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूँ हम लोग कहाँ से सोर्स फॉलो कर रहे हैं। मैंने देखा कमेंट सेक्शन में लाइन से पूछे जा रहे थे, सर कौन सी किताब पढ़ा रहे हो, सर कौन सी किताब पढ़ा रहे हो। मेरे भाई, वीडियो की शुरुआत में ही उस दिन भी बताया था, जब पहला क्लास ली थी तब भी बताया था, ये घटना चक्र की जो वार्षिक संकलन वाली करंट क्विज आती है वही पढ़ा रहा हूँ, कोई अलग चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ। बस ये है, तरीका अलग है। जो जब आप लोग पढ़ते होगे तो आप लोग कुछ चीज़ें मिस कर जाते हो। बस बेसिकली वो जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं वही मैं फिल करने यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, नाम भी है इसका रैपिड रिवीजन प्रोग्राम। तो वही काम हम लोग करने वाले हैं। इसमें आने वाले समय में जो आर्थिकी है, जो मिनरल डेटा है, वो सब भी हम लोग करवाएंगे। तो डिटेल में जो पहला वीडियो था उसमें हम लोग ने 20वां क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया था। आज थोड़ा सा स्पीड में रहेंगे। ठीक है, तो ये 20वां क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया था। चीन द्वारा कौन सी नियमित जनगणना थी, ये हम लोग देखा था कि चीन ने 7वीं नियमित जनगणना अभी की थी। ठीक है, तो ये हम लोग ने कर लिया था। और मैंने कहा था कि वापस बता देता हूँ, मैंने कहा था कि 3 स्टार में बनाऊंगा, 1 स्टार, 3 स्टार, एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए, और 5 स्टार। तो 5 स्टार वाले क्वेश्चंस को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है एटलीस्ट। 3 वाले स्टार वाले क्वेश्चन को 1 से 2 बार, और जो 1 स्टार वाला क्वेश्चन है केवल यही ऑडियो सुन के उसको दोबारा नहीं देखना है। तो मैं हर क्वेश्चन से पहले 1, 3, 5 स्टार यहाँ पे बनाते रहूँगा। ठीक है, तो ये एटलीस्ट आप 3 बार करिएगा। जो 5 स्टार वाला क्वेश्चन है उसको 3 बार करिए, इसको 2 बार करिए, और इसको 1 बार करिए। ये ज़्यादा बेस्ट तरीका है, ताकि क्वेश्चन आपके मैक्सिमम यहीं से आ जाएँ। जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिवीजन प्रोग्राम से हो जाए। ठीक है, ये रिवीजन प्रोग्राम जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, केवल फीस इसकी 500 रुपये है। और 88 40 75 19 12 पर मैसेज करके आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ताकि जो आगे के वीडियोज़ हैं वो पेड होने वाले हैं। और इसमें मैं बता दूं, स्टैटिक पोर्शन जितना है ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। तो लगभग 50 से 60 वीडियो भूर सिंह सर, जो कि यूपीएससी 2019 में चयनित है ऑलरेडी, उनके द्वारा लगभग 50 से 60 वीडियो ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। तो जो भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, मैक्सिमम चीज़ें उन्होंने कवर करा दी हैं। ठीक है, अभी हम लोग केवल यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग केवल यूपी स्पेशल पढ़ेंगे। ठीक है, तो 20वां प्रश्न हो गया था ऑलरेडी। अब हम लोग 21वें प्रश्न से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, टॉपिक समझते हुए चलेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है करेन गुरिल्लाओं द्वारा किस देश के एक सैन्य अड्डे पर कब्जा कर लिया गया था। तो सिंपल सी बात है, अभी आपको पता होगा म्यांमार में बहुत ज़्यादा तख्ता पलट और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इसका सही आंसर है म्यांमार। देखिए, यहीं से आपको कई चीज़ समझना है। पहली बात, ये म्यांमार में आपको पता होगा कि अभी क्या हुआ था, इमरजेंसी लागू कर दी गई है, आपातकाल। ठीक है, और आपको पता होगा आंग सान सूकी को गिरफ्तार करके, जो आंग सान सूकी हैं, ठीक है, इनको गिरफ्तार करके क्या किया गया, जेल में बंद कर दिया गया और सेना के हाथ में शासन चला गया। तो सेना के जो विद्रोही ग्रुप है वही है करेन गुरिल्ला। ठीक है, तो करेन गुरिल्ला क्या है, बेसिकली सेना ने तख्तापलट किया है आंग सान सू की, जो कि नेशनल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एनएलडी इनकी पार्टी का नाम था। ठीक है, तो एनएलडी की जो हेड थी, माना जाता है उनको प्रीमियर कहा जाता था वहाँ पे, क्योंकि कोई राष्ट्रपति का पद था नहीं। तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं जो एनएलडी की हेड थी वो थी आंग सान सू की। उनको गिरफ्तार करके सेना द्वारा क्या किया गया, बोला गया कि चुनाव में इन्होंने घपला किया है, और इस तरह से आरोप लगा के क्या किया गया, जेल में बंद कर दिया गया। तो सेना का जो विरोध कर रहा है वो है करेन गुरिल्ला। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि सेना का विरोध कर रहे हैं करेन गुरिल्ला म्यांमार में। तो हो सकता है जब यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आए तो ऐसे ही दे दे करेन गुरिल्ला, और ऑप्शन दे दे क्यूबा। हाल में चर्चा में करेन गुरिल्ला कहाँ है, तो आपको दे देगा क्यूबा, चीन, ठीक है, फिर दे देगा एक अफगानिस्तान और एक दे देगा म्यांमार। तो ऐसे आपको दिमाग में रखना है, ये भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक सैन्य अड्डे पर कब्जा कर लिया। इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ये इसको आप 3 स्टार रखिएगा इस टॉपिक को। ठीक है, 3 स्टार रखिएगा। करेन गुरिल्लाओं द्वारा सैन्य अड्डे पर कब्जा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी के गुरिल्ला योद्धा थे। थाईलैंड सीमा के निकट साल्वीन नदी, ठीक है, म्यांमार में बहती है, के तटीय क्षेत्र में स्थित म्यांमार के एक सैन्य अड्डे को इन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो साल्वीन नदी कहाँ पर बहती है, म्यांमार में बहती है। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो ये क्या है, बेसिकली नृजातीय अल्पसंख्यकों का एक राजनीतिक समूह है। ठीक है, और इन्होंने बेसिकली क्या किया, सैन्य तख्तापलट के विरुद्ध जारी विरोध आंदोलन का समर्थक है। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि सैन्य तख्तापलट हुआ था, उस वजह से ये पर हुआ था। अब देखो म्यांमार में, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है, तो यहाँ पर एक मैं आपको पहले बता देता हूँ, हालांकि मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा आंग सान सू की, क्योंकि अब जेल में है तो ये न्यूज़ में आ जाती हैं। तो जो इनकी किताब है, और यूपी पीसीएस का बहुत ज़्यादा मतलब आदत रही है कि ये
पूछते रहना किताबों के बारे में, इनकी किताब याद कर लेना, ठीक है। मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, खोज के पक्का से बता दूंगा, ठीक है। जो हम लोग का रिवीजन बैच है, और देखो ये जो पीडीएफ है दोस्तों, ये रिवीजन बैच में जितनी जितनी पढ़ाई जा रही है ऑलरेडी अपलोड होते जा रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको मार्केट से खरीद लो, नहीं तो रिवीजन बैच ज्वाइन कर लो। मतलब मुझे लगता है 60, 70, 80 रुपये की खरीदोगे मार्केट से। रिवीजन बैच का प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, और सारी चीज़ें हम लोग पढ़ाई रहे हैं, आर्थिकी वार्थिकी सब चीज़ें पढ़ा, ठीक है। तो मतलब जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। पीडीएफ हम लोग धीरे धीरे करके रिवीजन बैच में अपलोड करेंगे, जितना जितना पढ़ाएंगे उतना। तो आपको क्या करना है, आंग सान सू की जो किताब है वो देख लेना है। मैं अगले वीडियो में इसको बता भी दूंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने आज ही कल में पढ़ा है, लेकिन भाई यार मिस हो जाता है। तो ये 3 स्टार वाला टॉपिक दिमाग में रखना है। अगला जो प्रश्न है, वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग, ये 5 स्टार टॉपिक है, ठीक है। वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स, अब इसमें क्या 5 स्टार टॉपिक है, थोड़ा सा देखो। भारत की रैंकिंग ये 3 स्टार है, जो भारत की रैंकिंग है वो 3 स्टार है। कौन जारी करता है, ये इसमें 5 स्टार है। कौन जारी करता है, वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, देखना एक बार कहीं लिखा है, हाँ, जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, तो ये आपको 5 स्टार है, ये दिमाग में रखना है। तो 5 स्टार है, भारत की रैंकिंग 142 है, ठीक है। तो भारत की कितनी रैंकिंग है, 142। तो ये मतलब एक बार और देख लेना कि रैंकिंग कितनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो एक रैंकिंग है। मतलब कि प्रेस फ्रीडम बार बार चिल्लाते हैं, आपने सुना होगा, रवीश जी ऐसे 25 लोग हैं चिल्लाते रहते, भारत में पत्रकारों को स्वतंत्रता नहीं है, ये सब वो सब, ये दिमाग में रखना है। फर्स्ट रैंक पे नॉर्वे है, बस सुनते जाओ, ये 1 स्टार जो बता रहा हूँ, नॉर्वे और ये सब 1 स्टार है, ये सब नहीं पूछेगा। तो पूछेगा क्या, भारत की रैंक और कौन जारी करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, भारत की रैंक ये है। भारत खराब स्थिति में आता है, नॉर्वे फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है। और आप देखोगे भारत आसपास पड़ोसी देशों में खराब स्थिति, आप देखोगे केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो भारत के पड़ोसी देश है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के यहाँ ही रिपोर्टर्स खतरे में, बाकी सारे देशों का आप देखोगे अच्छी रैंकिंग है भारत से, ठीक है। तो बेसिकली आप यही दिमाग में रखना, 142वीं रैंक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये 2 चीज़। बाकी याद रखो मत याद रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप ये देखोगे, और भारत लगातार गिरावट होता रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो मोदी जी हैं, जो मोदी जी द्वारा जो शासित सरकार है वो पत्रकारों के खिलाफ है, मतलब ऐसा लोग कहते हैं, भाई मुझे नहीं पता भाई, है ना। तो ऐसा कहते हैं, इस वजह से रैंकिंग गड़बड़ यहाँ पे दिख रही है। अब ये लोग कितने निष्पक्ष होते हैं इसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, ये दिमाग में रखना। अगला है, जो अगला टॉपिक है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 का शीर्षक, ठीक है। अब ये देखो, पहली बात यहीं पे आपको दिमाग रखना है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 का शीर्षक ये क्या है, माई बॉडी इज माई ओन, इसका शीर्षक है। जैसे थीम यूपीपीसीएस के बहुत ज्यादा रहते हैं कि पूछते हैं, इसको 3 स्टार में रखना। 5 स्टार क्या है, कौन जारी करता है, तो कौन जारी करता है, ये UNFPA, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यानी यूनाइटेड नेशन फंड ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, यही है फंड ऑफ पॉपुलेशन, यही होना चाहिए, और मतलब यही फुल फॉर्म होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, बेसिकली ऐसे आता है, PF, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है गलती है, UNPF होना चाहिए इसका फुल फॉर्म, है ना। एक बार देख लेना, UNPF, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये क्या जारी करता है, ये जारी करता है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो ये 5 स्टार है, कौन जारी करता है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, UNPF। इसकी थीम 2021 वाला ये है 3 स्टार टॉपिक, मतलब एक बार और सुन लेना, मतलब ये आ सकता है क्वेश्चन, मेरे कहने का मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है। तो माई बॉडी इज माई ओन, ये है। अब देखो यार, ये सीधी बात है, ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये रिवीजन प्रोग्राम में इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोग को याद रहे, है ना। आखिरी में जाते जाते आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े, यहीं पे मैक्सिमम मतलब रिपोर्ट्स जितनी है, जितने इंपॉर्टेंट डेज हैं, सब यहाँ पर कवर हो जाएंगे। कौन अध्यक्ष है किस बॉडी का, कौन क्या है, सारी चीज़ जो इसमें नहीं भी दी होंगी 2-4, मैं एक्स्ट्रा लाके उसको अलग किताबों से जहाँ से पढ़ूंगा वो एक्स्ट्रा लाके यहाँ पर करवा दूंगा। तो ये मेरी गारंटी है, मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी, ठीक है। आपको कहीं इधर उधर भटकने की 50 घंटे की वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका है माई बॉडी इज माई ओन, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि यही है, आपको पता होगा कि देखा जाता है ऐसा कि खास तौर पर महिलाओं को उनके शरीर के प्रति निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। बेसिकली आप देखोगे खासतौर पे भारतीय समाज में अगर आप देखो तो महिलाओं को ये अधिकार नहीं है कि वह निश्चय कर सकें, निर्णय ले सकें कि उनको कब गर्भ धारण करना है। मतलब जब पति या परिवार का दबाव रहता है, या जो उसकी सास होती है, ननद होती है, जब उन लोग का दबाव रहता है तब उसको, नहीं तो ऐसे लोग कहते हैं कि अरे 3 साल हो गए बच्चे नहीं हो रहे, मतलब समझ रहे हो ना ऐसा। तो जैसे मतलब एक बहुत फेमस जोक भी है कि 2 लोगों ने शादी की, है ना, मतलब आप लोगों ने सुना ही होगा ये जोक, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। 2 लोगों ने शादी की, है ना, और वो क्या कहते हैं, मतलब बच्चा आपस में डिसाइड कर लिया था कि बच्चा नहीं पैदा करेंगे, है ना। तो बच्चा क्लियर कर लिया कि भाई बच्चा तो नहीं पैदा करेंगे। तो उनके घर वालों ने बहुत चिल्लाया कि भैया वंश वृद्धि करवा दो यार, मतलब वंश वृद्धि के लिए ही बच्चा पैदा करा दो। तो जो मतलब माता जी थी जिनको वंश वृद्धि करना था, यानी जो पत्नी थी, पत्नी ने कहा कि
ये बताइए गांधी परिवार का वंश वृद्धि होके क्या उखड़ गया। ठीक है, तो बेसिकली मतलब यही जो छोटी छोटी बात है ना, आपके दिमाग में यही रहेगा, ताकि इससे आप ये समझ पाओ कि भारत में खास तौर पे महिलाओं को अधिकार नहीं है कि वह इन चीज़ों का निर्णय ले सकें, ठीक है, जो कि उनकी बॉडी से संबंधित है। तो इसीलिए जो यूएन पॉपुलेशन फंड है उसने जो 2021 की रिपोर्ट बनाई है उसका नाम रखा है माई बॉडी इज माई ओन। ठीक है, मैं थोड़ा सा जोक करने, बेसिकली मैं जोक करने पे थोड़ा डरता हूँ कि यार किसी को बुरा ना लग जाए मेरी बातों का, है ना, तो वो थोड़ा सा मैं जोक को ह्यूमर के साथ नहीं कह पाता हूँ, है ना। मुझे लगता है कि कहीं कुछ ऐसा बोल गया, किसी को इसमें बुरा लग गया तो वो गलत हो जाएगा, और ऑब्वियसली बात है किसी पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए मुझे। तो माई बॉडी इज माई ओन, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड 2021 का ये शीर्षक है। ठीक है, तो ये देखिए, तो 14 अप्रैल को ये सब कुछ मतलब नहीं है ना। क्लेमिंग द राइट टू ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, माई बॉडी इज माई ओन, क्लेमिंग द राइट टू ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसका शीर्षक है। बेसिकली थीम पूछता है कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन जनसंख्या कोष, ये दिमाग में रखिएगा, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा भी है 57 विकासशील देशों की 50% महिलाओं को अपने शरीर के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। तो ये बेसिकली जब हम मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं तो ये इंट्रोडक्शन लिखते हैं यहाँ पे। ऐसा जब मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम यहाँ पर भिड़ा देते हैं कि लगभग 50% महिलाओं को अपने शरीर के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये मेंस का है, चूंकि अभी हम लोग रिवीजन प्री के लिए कर रहे हैं तो मैं ये सब चीज़ें अब नहीं बताऊंगा, केवल हम लोग फोकस करेंगे स्पीड में काम करने के लिए। तो गर्भ निरोधकों तक पहुँच इत्यादि नहीं मिलते हैं, ठीक है, सामान्यतः। तो ये सब है बेसिकली, है ना। यहाँ पर आपको क्या देखना है, कुछ महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो बस आप लोगों को केवल ये देखना है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड माई बॉडी इज माई ओन, इसके थीम है। ठीक है, बस केवल ये देखना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ठीक है, ये क्लियर याद रखिए, ये मतलब 5 स्टार इसको भी मान के चलिए, मतलब यही देखो, इसमें मैक्सिमम रिपोर्ट्स 5 स्टार वाली हैं, बहुत कुछ रिपोर्ट्स ही पूछी हैं जो कि पूछा जा सकता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये जो है, मैंने विजन की, जब मैं PT 365 मैगजीन पढ़ा रहा था तब भी मैंने इसको डिस्कशन किया था, PT 365 मैगजीन में भी डिस्कशन किया था। बेसिकली इसमें क्या है, डेटा फॉर बेटर लाइफ्स, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो सार्वजनिक डेटा होते हैं जैसे जन्म मृत्यु, जियो स्पैटल डेटा, है ना, जियोलॉजिकल डेटा, संसाधनों से संबंधित डेटा, इनका उपयोग किस तरह से आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए किया जाए, ये रिपोर्ट जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है यानी विश्व विकास रिपोर्ट है, ये बेसिकली इस उद्देश्य पर केंद्रित है कि डेटा फॉर बेटर लाइफ इसके लिए केंद्रित है। अब यहां पर आप देखोगे और कुछ आपको ध्यान में रखना है, यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है ऐसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये आपको सबसे महत्वपूर्ण चीजें ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसमें कुछ काम की चीजें नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग। तो ये 140वीं रैंकिंग, ये मतलब आप समझ लो इसको 10 स्टार कर लो, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद ही रहना चाहिए, ये रैंक ही याद रहनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट मैं देख रहा हूँ जनरली पूछा जाता है, मतलब जनरली कोई भी आप टेस्ट सीरीज देखोगे, कोई भी कुछ देखोगे, उसमें ये चीज़ पूछा ही रहता है। तो भारत की रैंकिंग कितनी है, इसमें 140 भारत की रैंकिंग है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये जारी करता है। ठीक है, तो ये भी दिमाग में रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है। 2021 में भारत की रैंकिंग खराब हुई है, इसके पहले भारत की रैंकिंग 108 112 ऐसे कुछ थी, देख लीजिएगा। तो मतलब भारत की रैंकिंग गिरी है, ये दिमाग में रखना है, भारत की रैंकिंग खराब हुई है, सुधरी नहीं है। तो ग्लोबल जेंडर गैप क्योंकि कोरोना की वजह से और बढ़ा है। ठीक है, तो देखो 156वें देश में हम नीचे से 16वें नंबर पे, 140वां हमारा ऊपर से टोटल रैंक है। आइसलैंड फर्स्ट है, जनरली स्कैंडिनेवियन कंट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड होती हैं। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर अफगानिस्तान सबसे लोवेस्ट रैंकिंग पे। ठीक है, भारत की रैंकिंग 2 लिखा भी है, गत वर्ष भारत की रैंकिंग 112 थी, 112 से हमारी रैंक सुधरी नहीं है। तो यूपीपीसीएस आज का जनरली ट्रेंड, ये भी एक तरह का क्वेश्चन बन रहा है, मतलब हो सकता है बहुत ही, मतलब आप चौंकिएगा मत एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टेटमेंट 1 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरी है। पहला स्टेटमेंट ये दे देगा, तो ये दे देगा कथन, फिर कारण दे देगा कारण। ठीक है, कोरोना काल में सरकार द्वारा, ठीक है, कोरोना काल में सरकार द्वारा महिलाओं के लिए खास तौर पे, ठीक है, महिलाओं के लिए कौन सा चलाया गया, वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY जैसी योजनाएं चलाई गई, जिसमें वो 500 रुपये दे रहे हैं ना महिलाओं के खातों में, ऐसा दे रहे हैं। तो ध्यान रखना, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, भाई योजना चलाई सरकार ने, लेकिन कथन क्योंकि गलत है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें भारत की रैंकिंग सुधरी नहीं है भाई, बिगड़ गई है। तो ये मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ पर
चौंकना नहीं अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो हो सकता है ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए। तो भारत की रैंकिंग 112 से 140 पे ड्रॉप हुए हैं। तो बेसिकली देखो यही तरीका होता है, जब हम कोई मटेरियल पढ़ते तो बहुत सारे मटेरियल हैं आपके सामने, मटेरियल रहते हैं, यूज कैसे करते हैं, यूटिलाइज कैसे करते हैं, एग्जामिनेशंस में इस तरह के प्रश्न कैसे आएंगे, तो आप कैसे टैकल करोगे, है ना। तो याद तो भाई बुक तो सबके पास है, ये मुझे लगता है घटना चक्र वाले कम से कम 5-7 लाख किताब ये बेचते ही होंगे, और आराम से बेचते होंगे 5-7 लाख किताबें। तो 5-7 लाख किताबों में सिलेक्शन तो भाई इतना नहीं हो रहा है ना। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे दृष्टिकोण, पढ़ने के तरीके का डिफरेंस है। ऐसे पढ़ते रहिए, देखिएगा मतलब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप पढ़िएगा, पर देखिएगा आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको केवल रैंक याद करनी थी और कौन जारी करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, 140वीं रैंक है। पिछले बार के मुकाबले भारत की रैंक में गिरावट हुई है, ये दिमाग में रखिएगा। अगला बोला मेडागास्कर को भारत ने कितने मीट्रिक टन की सहायता भेजी, ये मतलब 1 स्टार, बस सुन लो। क्या है, 1000 मीट्रिक टन भारत सरकार ने मेडागास्कर को भेजी है। सूखे से प्रभावित मेडागास्कर को 1000 टन मतलब मीट्रिक टन सहायता भेजी है। मतलब बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है ना, बस आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये यही है कि अभी क्या हुआ था, मेडागास्कर के एहाला बंदरगाह पर, ठीक है, चावल और SCQ जो ट्रंप महोदय खाए थे, वही वाली गोली भेजी है। INS जलाश्व के द्वारा, ये दिमाग में रखिएगा, INS जलाश्व के द्वारा भेजी है। तो बस ये बार रीड कर लो। बेसिकली क्या रीड करना है, देखो 3 चीजें वापस मैं फिर से बता दे रहा हूँ जो रीड करना है, ताकि आप ऑडियो भी सुनोगे ना तो आपका काम बनता रहेगा। मतलब केवल आप ये वाला जो क्लासेस चल रही है, बेसिकली आप रात में लगा के सो जाओ, है ना, और जो लेटे लेटे जो काम आपका हो जाएगा वही आप देखना, मतलब आपका कमाल कर देगा। तो प्री आपका पार हो जाएगा आराम से। तो कैसे पार होगा, देखो ये समझो। एहाला बंदरगाह कहाँ पर है, मेडागास्कर में है। भारत ने सहायता की एहाला बंदरगाह के माध्यम से मेडागास्कर की, किस जहाज के माध्यम से, INS जलाश्व के माध्यम से, ठीक है। तो ये दिमाग में आप रखिएगा। वहां पे सूखा पड़ा हुआ था, तो इस वजह से भारत सरकार क्या करती है, सहायता भेजती रहती है। अगला है, इसको 1 स्टार, ये भी इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है। कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, तो सिंगापुर, ठीक है। अब यहां पर देखना है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम कौन जारी करता है। देखो तो हेरिटेज फाउंडेशन, है ना, हेरिटेज फाउंडेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे जो इकोनॉमिक सर्वे है 2019-20 का, उसमें भी इस रैंकिंग का नाम था, उसमें भी ये रैंक यूज किया गया था, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स EFI, वहां भी यूज किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपने आप में 3 स्टार हो जाता है। कौन जारी करता है, तो कौन जारी करता है, द हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है। फर्स्ट रैंक पे कौन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंगापुर फर्स्ट रैंक पे है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कौन जारी करता है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ये थोड़ा सा अच्छा है, मतलब ये जरूरी है, आप ऐसे समझते हो। इसमें देखो कि भारत की रैंकिंग 121 है, मतलब खराब में ही रैंकिंग है, 121 के आसपास रैंकिंग है। याद नहीं होगा यार इतना ज़्यादा, मुझे खुद पता है। मैं भी चाहूँ तो एक चाचा वीडियो बना दूं, है ना, और उसमें सारी रैंकिंग, ये सारी लाइंस आपके सामने कह दूं, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं खुद भी एस्पिरेंट रहा हूँ, है ना, और खुद भी रहा हूँ, तो मुझे अंदाजा है कि यार एक स्टूडेंट को मैं सारी रैंकिंग लाइन से बता दूंगा तो याद नहीं होगी। तो मैं फिर भी कहूँगा कि यार अब 121 रैंक है, सुन लो, याद नहीं हो पाएगी। जो याद रखना है वो मैंने बोल दी है। मतलब जो 140 रैंक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में है, वो भाई बहुत जरूरी है, मतलब वो याद ही रखना है, उसको नहीं भूल सकते। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142 रैंकिंग थी, याद ही रखना है, उसको नहीं भूल सकते। एक बार वापस रिवाइज करा दूँ, श्योर कर लूँ कि 142 रैंकिंग थी, क्योंकि बोला है, ठीक है, तो वो नहीं भूलना है। ये है ना, ये रहा आपके सामने। तो वर्ड देखना है, यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142 रैंकिंग है। तो मतलब यार ये दोनों बहुत जरूरी है, मतलब इसका अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको ना याद करें, ठीक है। तो ये आप देखोगे यहाँ पर हो गया हमारा, ठीक है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक हो गया, हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है, ये दिमाग में रखे रहना। रैंकिंग मत याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 को किस संस्थान द्वारा जारी किया गया, है ना, ये देखो पूछा है। अब यहाँ पर देखो कोई विंड से मिलता जुलता होगा तो मार देना टिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो विंड से मिलता जुलता क्या है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। तो पूछ ही रहा है ग्लोबल विंड रिपोर्ट और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, तो कौन मूर्ख होगा कि ये ना टिक करके कोई दूसरा टिक करेगा। सिपरी क्या है, बेसिकली स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये बताता है हथियार कि कौन देश कितना हथियार रखे हैं, सब कौन न्यूक्लियर बम फोड़ने वाले हैं, तो ये सब ये बताता है सिपरी। हेरिटेज फाउंडेशन अभी हम लोग देखा ही, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स बनाता था। वर्ल्ड बैंक हम लोग देखा ही, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता था, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की थीम दिमाग में रखना, डेटा फॉर बेटर लाइफ्स, ठीक है, ये दिमाग में रखना, मतलब पूछ सकता है। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन, मतलब मैं इसको 0 स्टार दूंगा, ये बहुत कम चांस है कि पूछेगा। यहाँ पर एक कुछ फैक्ट है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, यहाँ पर फैक्ट आएगा। क्या है, विंड एनर्जी की बात कर रहा है, ये विंड एनर्जी की बात कर रहा है। अब देखो यहाँ पे विंड एनर्जी कह रहा है कि जो नई स्थापित क्षमता, और ये ध्यान में रखना, जो नई स्थापित क्षमता मतलब जो अब तक थी,
अब जो नया स्थापना हो रहा है, मतलब अब से ऐड जो कर रहे हैं, उसमें हिस्सा हम देखें तो चीन ने ग्रेटर देन 50%, लगभग 56% हिस्सा चीन का है, फिर यूएसए है, फिर ब्राजील है, और भारत 9वें स्थान पर है। तो आप ये देखना, मैं ये कह रहा हूँ, जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, एक स्टेटमेंट यूपीपीसीएस दे रहा है आजकल, बोलेगा नई विंड एनर्जी मतलब नई वायु ऊर्जा स्थापित क्षमता में, ठीक है, प्रमुख देशों को ऑर्डर में लगाइए। तो दे देगा चीन, यूएसए, जर्मनी, भारत, ऐसे दे देगा भारत, ठीक है। अब ध्यान देना है, हम लोग जनरली क्या करते हैं एग्जाम में, समझते हैं कि यार यूएसए विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा उगाता होगा, क्यों, बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है यूएसए का। दूसरी बात, यूएसए सरकार इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहती है। लेकिन ध्यान रखना, जो वर्तमान में नया जोड़ा जा रहा है उसमें चीन का हिसाब देखो ग्रेटर देन 56, मतलब लगभग 56% है, फिर यूएसए है, फिर जर्मनी होगा, फिर भारत होगा। तो ये एक ऑर्डर दिमाग में रखना है कि चीन सबसे ज़्यादा है। बेसिकली मैं यही बात बताना चाह रहा था, चीन सबसे ज़्यादा है नई स्थापित क्षमता के मामले में, ठीक है, ये दिमाग में रखना। तो नई स्थापित क्षमता के मामले में चीन सबसे ज़्यादा है। और कुल क्षमता के मामले में आप देखोगे, कुल क्षमता के मामले में आप देखो तो कौन है, ऑन शोर और ऑफ शोर में आप देखो तो ऑन शोर में चीन, फिर यूएसए, यहां पर भी मतलब चीन यूएसए का ऑर्डर है ही, तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देखना, तो मतलब चीन यूएसए क्या बोलते हैं इसको, ऑन शोर मतलब तटीय, ठीक है, तटवर्ती, ऑन शोर का मतलब होता है तटवर्ती, तटों पर, और ऑफ शोर मतलब अपतटीय, मतलब तट से दूर। पवन ऊर्जा क्षमता वाले देश कौन है, यूके है, फिर दूसरे नंबर पे चीन है। तो तट से दूर में यूके ज्यादा है चीन से, तट पर चीन ज्यादा है यूएसए से। तो ये मतलब ऑर्डर थोड़ा सा दिमाग में रखना है। बेसिकली देखो, ये रट नहीं सकते, मुझे पता है यार, एक रटने की एक लिमिटेशन होती है, लेकिन सुने रहोगे ना तो दिमाग में क्लिक, अच्छा सर ने कहा था कि एक ऑन शोर बताया था, तो कुछ मतलब एक बार रुक के सोच लोगे ना, केवल एग्जाम में ऐसे मतलब ब्लंट होके टिक मार के या फिर छोड़ के क्वेश्चन नहीं चले आओगे, केवल रुक के सोच लोगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। रुक के सोच लेना ऐसे क्वेश्चंस पे, तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना, बस इसके अलावा इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो यूपीएससी यूपीपीसीएस है, उसका उत्तर लेखन कार्यक्रम हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और टेस्ट सीरीज प्रॉपर, मतलब GS 1 2 3 4, इसके साथ साथ यूपी स्पेशल, उसके साथ साथ जो भी चीज़ें हैं, इवन वीडियो डिस्कशन, मैं खुद 60 से 70 वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर आंसर राइटिंग पे, ये जो प्री हो जाएगा 24 अक्टूबर उसके बाद। तो ये कार्यक्रम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, प्री के बाद तुरंत हम लोग स्टार्ट करेंगे ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम। चूंकि ये पेड होता है, मैं कॉपी खुद चेक करता हूँ, बहुत सारे हम लोग की टीम है, यूपीएससी हिंदी टीम है, तो हम लोग चेक करते हैं कॉपी। तो आप लोग चाहें तो उस समय ये ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है ना, यूपीपीसीएस में सिलेक्शन हो रहा है काफ़ी। तो ये सब आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब देख लीजिएगा, मतलब मार्केट में चल रही है अभी से। मेन्स में तो बेस्ट है, मेन्स में तो कोई ऑप्शन ही नहीं। मैंने देखा कुछ कोचिंग वाले क्या करते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर करके कॉपी चेक कर रहे थे, तो यार हम लोग ये नहीं करते, हम लोग डिटेल में प्रॉपर ढंग से कॉपी चेक करते हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। अगला है 29वां क्वेश्चन, 1 स्टार, इसको मैं 1 स्टार ही दूंगा। चीन की नई पंचवर्षीय योजना में किस नदी के निचले अनुप्रवाह क्षेत्र पर पहली बार बांधों के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है? तो यारलुंग जांगबो, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो बेसिकली यही कह रहे हैं कि ये देखो, कुछ नहीं कह रहे, कह रहे कि ये हमारा भारत है ना, यहाँ से नदियाँ आ रही है, तो ये नदियाँ आके जब भारत में घुसने वाली है, तो यहीं पर चीन जांगमू, जियाचा, है ना, और क्या कहते हैं जियाया, अजीब अजीब से नाम वाले डैम बना रहा है। तो वही बोला है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पहली बार निचले अनुप्रवाह पर बांधों के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है चीन की नई पंचवर्षीय योजना में। तो वह यारलुंग जांगबो, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। बेसिकली आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास, वही उनका निचला अनुप्रवाह ही होगा, अरुणाचल प्रदेश, भारत की अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास, तो यही होगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र इसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना, यही क्वेश्चन एक बार पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र को चीन में क्या बोलते हैं, तो ऐसे दे देगा ऑप्शन, लांगचेन खम्बाब, दूसरा यारलुंग जांगबो, तीसरा यांगत्जी, चौथा येलो रिवर, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। अरे भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है, ठीक है। यारलुंग जांगबो बता रहे हैं सर, बार बार गौरव सर, खुश हो जाना कि गौरव सर तो बताए थे, यारलुंग जांगबो नाम है। कहाँ से निकलती है, ये आंगसी ग्लेशियर, अलग अलग जगह अलग अलग नाम होता है, तो कई जगह राकस झील अलग अलग नाम दिया, सतलुज भी वहीं से निकलती है। तो आंगसी ग्लेशियर बेसिकली आपको अभी दिमाग में रखना है, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। अगला है सहतूत डैम, ये है इंपॉर्टेंट, वो वाला नहीं इंपॉर्टेंट था, ये 5वां इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तालिबान ने कब्जा कर लिया है अभी अफगानिस्तान पर। तो सहतूत डैम, ठीक है, निर्माण प्रस्तावित है कहां पर, अफगानिस्तान में। अब देखो, अब ये तो निर्माण होगा नहीं, क्योंकि भारत ने साइन किया था, भारत बना रहा था बेसिकली। जो सहतूत डैम है, लालंदर भी बोलते हैं हम लोग, है ना। सहतूत बेसिकली एक फल होता है, सहतूत,
है ना, वो वहाँ पे वो भी होता है, वो कौन, ककून, जिससे रेशम बनते हैं, ककून होता है ना, तो रेशम भी बनते हैं। तो सहतूत बांध जो चर्चा में रहा है वो कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। अब लोकेशन एक बार देखते हैं हम लोग, काबुल में है। तो अफगानिस्तान के काबुल में सहतूत डैम भारत सरकार द्वारा साइन किया गया था, ठीक है, भारत सरकार द्वारा साइन किया गया था मैदान नदी पर। काबुल नदी की एक सहायक नदी है, बेसिकली काबुल नदी ही याद रखो। तो काबुल नदी की सहायक नदी पर सहतूत डैम बना रहे थे। देखो महत्वपूर्ण बात थोड़ा समझना, एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि मैदान नदी हाल में चर्चा में रही किस देश में थी, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, नो डाउट। लेकिन सहतूत डैम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस पूरे टॉपिक की बात करूं, इस पूरे टॉपिक में, तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा देखना, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब इस टॉपिक में कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहली बात ऐसा, हाल में चर्चा में रहा सहतूत डैम भारत द्वारा किस देश में बनाया जा रहा है। तो पहली बात अफगानिस्तान में, सीधे इसका आंसर अफगानिस्तान में। दूसरा, सहतूत डैम कहाँ है, सीधा अफगानिस्तान। दूसरा, हाल में ही अफगानिस्तान में चर्चा में रहा सहतूत डैम किस देश की सहायता से बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन दे देगा यूएसए, चीन, पाकिस्तान, भारत। तो इसका सही आंसर क्या आपको पता होगा, इसका सही आंसर है भारत सरकार के द्वारा, मतलब भारत द्वारा बनाया जा रहा था, लेकिन अब तो नहीं बनाया जा रहा है। फिर एक क्वेश्चन पूछ सकता है किस नदी पर है, तो काबुल नदी की सहायक नदी मैदान नदी। तो इतने तरीके से इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो सलमा डैम भारत ने पहले यहाँ पर बनाया था, जिसको मैत्री बैंड भी कहते थे हम लोग, ठीक है। अब मुश्किल ही है बनना, है ना, मतलब लगभग नामुमकिन ही है, मुश्किल क्या है ना। बोला है हाल में किस देश के राष्ट्रपति ने चीन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नई चाइना टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की। अच्छा, खुद तुक्का मारो एक बार, मतलब देखो यहीं से मैं थोड़ा तुक्के की प्रैक्टिस भी आप लोगों को कराऊंगा। मतलब कौन देश ऐसा होता है जो चाइना टास्क फोर्स बनाने की हिम्मत रखेगा, सीधे सीधे वर्ल्ड लेवल पे कौन सा ऐसा देश होगा जो सीधे सीधे चाइना टास्क फोर्स बना देगा, जिससे चाइना का झगड़ा सबसे तेज चल रहा होगा। तो कौन होगा, यूएसए। सीधे इसका आंसर यूएसए मार देना, ऐसे क्वेश्चंस का लॉजिक लगा के थोड़ा कि भाई देखो, मान लो आप समझो, मान लो भारत से झगड़ा भी हो चाइना का, तो भारत अभी चाइना टास्क फोर्स नहीं बनाएगा, क्योंकि सीधे सीधे भारत इंगेज नहीं होना चाहेगा। लेकिन यूएसए को क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, चाइना से यूएसए थोड़ा ना डरता है, तो सीधी बात है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इस वजह से चाइना टास्क फोर्स कौन बनाएगा, चीन से उत्पन्न होने चुनौतियों से निपटने के लिए, तो यूएसए। सीधे इसका आंसर यूएसए टिक कर देना। तो यहाँ पर देखो सही आंसर इसका यूएसए। अब तो रूस बनाएगा नहीं, भारत बनाएगा नहीं, रूस दोस्त है, भारत बनाएगा नहीं। जापान, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन जापान की इतनी औकात नहीं है कि अभी चाइना सीधे सीधे टक्कर ले, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए। अभी नहीं औकात, जापान ने चाइना को बहुत ज़्यादा मजा चखाया है ना, इसीलिए दुश्मन है दोनों देश, मतलब बहुत ज़्यादा ही ढंग से मारा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है ना बुढ़ाऊ, उन्होंने क्या किया, यही एक नई चाइना टास्क फोर्स बनाई है, ठीक है, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है, हाल में ही यूके ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार संधि CPTPP, ठीक है, में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। देखो पहले एक चीज मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, पहले ये TPP था, TPP मतलब ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप था, इसमें बहुत सारे देश थे। तो ट्रंप महोदय क्या कि बोले हम नहीं रहेंगे, हमको फ्री एग्रीमेंट नहीं करना है, शर्तें अजीब अजीब हैं, तो ट्रंप महोदय इससे हट गए। तो जब ट्रंप हट गए तो इसका नाम चेंज करके कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, पैसिफिक ये कर दिया गया, मतलब CPTPP कर दिया, मतलब आगे एक तो CP जोड़ दिया गया, ठीक है। अब ये CP जोड़ दिया गया यूएसए हटने के बाद। अब क्वेश्चन देखो थोड़ा, बोला CPTPP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। CPTPP मतलब एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार संधि, ठीक है, ये CPTPP बोला कुछ संदर्भों में विचार कीजिए। तो क्या है, CPTPP में 11 देश शामिल, अभी छोड़ दो, मान लो हमको नहीं पता। अगला, अमेरिका इसका सदस्य देश है, इसको काट दो। अभी बताया कि TPP में अमेरिका था, यूएसए हट गया जब, तो बना CPTPP, तो दूसरा काट दो, तो दूसरा काट दिए, ठीक है, तो दूसरा काट दिया। अब बचा, यानी एक देखो 100% श्योर है, सही हो गया कि 11 देश शामिल हैं। देखो करने का क्वेश्चन यही तरीका होता है। भारत इसका सदस्य नहीं है, सीधी बात है, भारत इसका सदस्य तब भी नहीं था, TPP में भी अब भी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। तो इसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो इसमें क्या किया, CP जोड़ दिया गया, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो ये बोला कि यूके ने यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के लिए आवेदन किया है। अभी बेसिकली आपने देखा होगा कि EU और यूके का तलाक हो गया, तलाक तलाक तलाक, 3 तलाक बोल दिया यूके को। अब क्या हुआ, तो यूके अब बेचारा अकेला पड़ गया, तो सोच रहा है चलो इधर उधर थोड़ा समझौता करते हैं, तो इसीलिए बोला भैया हमें CPTPP में शामिल कर लो। इसमें 11 देश पहले से हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, ये देख लेना, भारत नहीं है बस। अब इतना याद नहीं कर पाओगे, मुझे पता ही नहीं याद कर पाओगे, जबरदस्ती मत लोड लेना यार। क्वेश्चन पूछेगा मान लो कि इसमें से कौन सा देश CPTPP में शामिल है या नहीं है, तो 2 चीज दिमाग में रखना, यूके आवेदन किया है, शामिल नहीं है, यूएसए हट गया था, पहले था, भारत नहीं है।
इन्हीं तीनों में से एलिमिनेट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, यूके, यूएसए, भारत, इन्हीं 3 देशों का एलिमिनेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। शांति से याद करने का, लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अगला बोल रहा है हाल में किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा किया और 1 वर्ष का सत्ते पर सत्ता खेला। सत्ते पर सत्ता एक गाना भी है। 1 वर्ष का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। स्टार्ट में बताया था भाई म्यांमार, सॉरी थाईलैंड नहीं, म्यांमार है ना। देखो दिमाग में सी ऑप्शन हमेशा अपना फिट रहता है, तो म्यांमार सही आंसर इसका। म्यांमार ऑलरेडी मैंने बताया था कि सेना ने तख्ता पलट करके वहां पर कब्जा कर लिया है, ठीक है, तो म्यांमार इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, म्यांमार में तख्ता पलट, तारीख देख लो 1 फरवरी 2021, ये दिमाग में रख लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एनएलडी, मैंने स्टार्ट में सारी कहानी बता दी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो है एनएलडी है ना, और ये इनको क्या किया, इनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने चुनाव में धोखाधड़ी की है और इसलिए इसको बाहर कर दिया। अच्छा, कुछ लोग मैं देखा था कमेंट सेक्शन में कह रहे थे सर थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन डीप में पढ़ा दीजिए। देखिए यार, रिवीजन बैच में डीप में कैसे पढ़ा दें, मतलब चांस नहीं है। हालांकि मैंने पीटी 365 में डीप में पढ़ाने की कोशिश की है और मैं ये प्रयासरत हूँ कि जो आने वाला समय है जब हमारा प्री हो जाएगा 24 अक्टूबर वाला, जो इस बार का प्री है 2021 का है, वो होने के बाद मैं ये प्रयास जरूर करूँगा कि मैं जो विजन की मैगजीन आती है मंथली, उसको मैं प्रॉपर प्री और मेंस दोनों ओरिएंटेशन से आपसे पढ़ाऊंगा, है ना, नोट्स बनाना सिखाऊंगा। देखो हिंदी मीडियम में आप लोग तो कुछ करोगे नहीं, आप लोग तो कोचिंग वालों से जवाबदेही मांगोगे नहीं कि भाई आप प्री क्यों नहीं हो रहा है ना, मेंस क्यों नहीं हो रहा है, आप तो ये जवाबदेही मांगोगे नहीं। मैं अपनी तरफ से प्रयास कर लूँगा, मुझे जितना प्रयास मेरे बस की है कि यार कम से कम 10-12 तो हमारे यहाँ से हों, प्री से सेलेक्ट हों, कुछ तो हम लोग कर सके, जो एज अ आप कह सकते हो कि मैं एक लीडरशिप की भूमिका में जितना कर सकता हूं मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। तो मैंने वही सोचा कि वो मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं टॉपर्स के कुछ लेक्चर भी सुन रहा था तो वो भी वही बोल रहे हैं, तो मैं यही कोशिश करूंगा कि यार आप लोगों को समझ में नहीं आती होगी, थोड़ा मुश्किल होता होगा, तो थोड़ा मैं वो आसान बनाने का प्रयास करूंगा। तो मंथली मैगजीन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको यहाँ पे पढ़ाऊँगा, ठीक है, यूट्यूब पर। तो यही देख लेना, आपातकाल इन्होंने लगा दिया है सेना ने तख्ता पलट करके, इसमें और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, पूछते हैं कि हाल में चर्चा मेरे नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी कहाँ की है, तो म्यांमार की है, सिंपल सी बात है, और कुछ दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। अगला है, हाल में श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट की ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल परियोजना के लिए वर्ष 2019 में किए गए त्रिपक्षीय समझौते से बाहर होने का निर्णय लिया। इस समझौते में श्रीलंका के अलावा कौन देश शामिल है? थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, ये स्टेटमेंट पढ़ रहा था आप लोग के सामने, पढ़ भी लीजिए। कुछ नहीं कह रहा है ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल पोर्ट में 3 देश थे, ठीक है, 3 देश थे, तो उसमें श्रीलंका होगा ही, क्योंकि भाई श्रीलंका में ही बन रहा है। 2 देश तो और थे, श्रीलंका ने क्या किया, मना कर दिया। पहले श्रीलंका ने कहा था ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल हम बनाएंगे 2 देशों की सहायता से, अब श्रीलंका ने खुद को वापस ले लिया है, बोला कि नहीं बनवाएंगे। तो कौन देश थे? आपको बताएगा भारत और जापान। भारत और जापान ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल, बेसिकली जो कोलंबो पोर्ट है, देखोगे ये श्रीलंका है तो यहाँ पर एक कोलंबो पोर्ट है, कोलंबो पोर्ट का जो ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल है, एक बार देख लेना लोकेशन कोलंबो की एग्जैक्ट, है ना, यहाँ पे सर जाफना है, एक बार देख लेना लोकेशन। तो जैसे जो कोलंबो पोर्ट है उसका जो ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल है, श्रीलंका ने कहा था कि हम भारत और जापान के साथ मिलके बनाएंगे, जापान इंडिया के साथ मिलके बनाएंगे, लेकिन क्या हुआ भाई, कुछ दिक्कत हुई और बोला कि नहीं बनाएंगे। तो वही कौन से 2 देश हैं? तो भारत और जापान, ठीक है। ये हो गया, तो मना कर दिया, है ना। यहाँ पर आप देखोगे उन्होंने कहा कि अब हम खुद बनाएंगे, बेसिकली वो चाइना के इम्पैक्ट में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने मना किया है और वो चाइना की सहायता से बनाना चाहते हैं। अब कहा है कि चलो ईस्टर्न नहीं बना रहे, वेस्टर्न बनाएंगे। तो अब ये उन्होंने घोषणा किया है, भारत ने जब दबाव डाला होगा तो उन्होंने घोषणा किया कि भैया आप वेस्टर्न बनाएंगे, ईस्टर्न तो अब मना कर दिया, तो अब भाई उनकी भी तो एक इज्जत है, संप्रभु देश है, तो बोला अब चलो वेस्टर्न बना लेंगे, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा। फिर बोला UNWTO के आंकड़ों के अनुसार, है ना, तो ये वाला क्वेश्चन बेसिकली आप कह सकते हो कि 3 स्टार इसको रख लो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो इसमें आप पूछा है यही पूछ सकता है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछ सकता है कि कौन 2 देश थे जो समझौते में त्रिपक्षीय शामिल थे, तो ये पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है ना 35वां नंबर क्वेश्चन, हम लोग कोशिश करेंगे कि आज मैक्सिमम कर लें, क्योंकि ये मुझे लगता है कि अभी इस हफ्ते ये लास्ट फ्री वाली क्लासेस रहेगी, ठीक है। इसके बाद जो होगा वो सारा पेड ही होगा। तो मुझे लगता है कि आज है वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को इसको हम लोग कर लेते हैं अभी मैक्सिमम, जितना कर पाएंगे आज 60-65 देखते हैं, जितना खींच पाएंगे आज खींच देंगे, क्योंकि इसके बाद पेड होगा, ठीक है। तो फिर से कुछ पेड होगा, फिर से 1-2 वीडियो छोटी कह सकते हो आप फ्री वाली होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ही नहीं करेंगे, है ना, तो मिक्स करते रहेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO, है ना, इसको वो मत समझिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मत समझिएगा,
ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सॉरी हाँ WTO वो वाला मत समझिएगा, ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि कोविड आया तो कोविड से पता होगा भाई सोशल डिस्टेंसिंग लगा दिए, तो सोशल डिस्टेंसिंग लगा दिए तो होटल और जो ये घुमाई फिराई था वो सब रुक गया। तो जो घुमाई फिराई रुक गया तो उसमें बोला कितना प्रतिशत कमी हुआ, जो घुमाई फिराई अंतर्राष्ट्रीय अराइवल इंटरनेशनल अराइवल में कितना % कमी दर्ज की गई। ठीक है, तो उसका सही आंसर है 74%। अब यार पूछ ही दे रहा है यूपीपीसीएस, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब 2%, अभी इसका 2 स्टार कर लो इसको, मतलब एक बार सुन लो, 1 स्टार सिंगल स्टार ये कि इसको एक बार सुन लो कि 74% की कमी हुई है, क्योंकि मैंने भी एक बार बस देखा था, आप लोग को पढ़ाने से पहले एक बार रीड किया है तो मुझे भी याद है, तो आप लोग को भी मुझे उम्मीद है कि याद रहेगा। तो वही बोला कि 74। अब देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या है, यूपीपीसीएस वाले ऑप्शन वो ऐसा ही देते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते, वो भी ऐसे ही देते हैं 74, 75, 76, 77 की ससुरा याद भी ना हो पाए, तो 74% का सही आंसर है। ठीक है, दिमाग में रखना है इसको, है ना। तो वही बोला कि पर्यटन के इतिहास में सबसे खराब वर्ष, ऑब्वियस सी बात है भाई, कोरोना रहेगा तो कहाँ कोई घूमेगा, है ना। जो घूम रहा था वो घूम जा रहा था दुनिया से। ठीक है, तो ये है, इसमें ये चीज़ दिमाग में रख लेना। UNWTO का मुख्यालय कहाँ पे, मैड्रिड स्पेन में। ठीक है, ये दिमाग में रखना। ठीक है, तो इसका मुख्यालय है मैड्रिड स्पेन। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो क्या है एक्ट ईस्ट फोरम, पहली बात तो आपको पता होगा एक्ट ईस्ट क्या है, बेसिकली भारत सरकार की पूर्व की ओर देखो नीति का, मतलब लुक ईस्ट का हम कह सकते हैं अगला पार्ट है। मतलब बेसिकली हमारी विदेश नीति का एक तरीका है, आप कह सकते हैं हमारी विदेश नीति की एक अवधारणा है, तो जो भारत के पूर्व के देश हैं उसके साथ हम संबंधों को सुधारने के लिए प्रयास करते हैं। तो एक्ट ईस्ट भारत की विदेश नीति है। ठीक है, जो पूर्वी देश है भारत के, जो पूर्वी देश हैं, आसियान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है, ये जो सारे देश हैं इनके लिए जो भारत सरकार की नीति है उसको बोलते हैं एक्ट ईस्ट। तो भारत और जापान मिलकर एक्ट ईस्ट फोरम एक बनाए हैं, उसकी 5वीं बैठक हुई है। किसने अध्यक्षता की है, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने। ये 1 स्टार है, एकदम रीड करो आगे बढ़ो, है ना, मतलब कोई मतलब नहीं है इसको। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में इनका उद्देश्य, ये सब मतलब मेरे से लोग पढ़ते रहते हैं, तो ये सब मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। अगला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के बारे में निम्नलिखित से कौन कथन सही है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार रख लेना। अभी तक रैंकिंग में मैंने लगभग 1 स्टार बोले थे, ये वाला 5 स्टार है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक सेकंड में थोड़ा पानी पी लेता हूँ ताकि अधिक से अधिक खींचे। मैं यही कोशिश करूँगा कि आज मैक्सिमम पढ़ाऊँ। ठीक है, थोड़ा 1 घंटा 1.5 घंटा। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना, 2-3 बातें मतलब बोल दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि स्पीड तेज तो नहीं लग रही है, सही लग रही है, मुझे लगता है ना। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि सही लग रही है, क्योंकि मैं भी सुनता हूँ वीडियो। दूसरी बात ये, क्योंकि मैं भी सुन के ही बेसिकली याद करता हूँ दोबारा, है ना। और दूसरी बात आप ये बता देना यार, मतलब थोड़ा सिंसियर बनना। मेरे कहने का मतलब कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूँ, मैंने इसीलिए कमेंट का रिप्लाई करना बंद कर दिया। मैं देता हूँ सर PDF दिलवा दो, सर पेड नहीं सर फ्री कर दो। यार प्लीज़ यार ऐसे कमेंट मत करो, हमें भी लगता है कि हम लोग ऐसा गलत गुनाह तो नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियस बात है यार, कोई मेहनत कर रहा है तो मतलब क्यों नहीं उसको पैसा मिलेगा। आप लोग कोचिंग में 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया दे के पढ़ते हो, है ना। और आप लोग पता ही होगा रिजल्ट के, मतलब बार बार बोल रहा हूँ कि बार पूछ लो अपनी कोचिंग से, है ना। और आप खुद देख लो कि कितने क्वेश्चन कैसे, क्या अप्रोच थी, क्या पढ़ाया, कितना पढ़ाया, है ना। और मुझे नहीं समझ आता कि यार मतलब क्यों कोई फ्री में पढ़ाए। हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, मतलब मैंने पूरी PT 365 फ्री में पढ़ा दी, पूरी विजन PT 365 फ्री में पढ़ा दी। यार हम लोग का भी मतलब ऑब्वियस ही बात है, ऐसे मुझे बार बार ऐसे कहना नहीं चाहिए, हम लोग भी यार खर्चे होते हैं ना। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग जो आप लोग को पढ़ा रहे हैं बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के पढ़ा रहे हैं। इंटरनेट चाहिए, मतलब आप समझो, मैं खुद IIT से पढ़ने के बाद घर पे बैठा हुआ हूँ, तो ऑब्वियसली बात है यार हम लोग की आजीविका का साधन है ये। तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते फ्री में, मुफ्तखोरी हमेशा नहीं सही चलती है ना। मतलब इसको हेल्दी वे में लीजिए ना, कि सर आप मतलब आपको कोई प्रॉब्लम हो, मतलब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है आपके पास, मतलब अभी हम लोग के पास मैसेज आते हैं कि सर मेरी मम्मी की डेथ हो गई, पापा की डेथ हो गई, कुछ ऐसे ट्रेजिडी हो गई, हम लोग शांति से फ्री में कर देते हैं। हम लोग जितने सेना के लोग हैं सबके लिए फ्री में कर रखा है कि भाई आप सेना के लोग हैं, आप अपना एडमिट कार्ड दीजिए, आप एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड दीजिए, और या फिर एग्जामिनेशन का फॉर्म भेजिए हमारे सामने, और सेना की ID कार्ड, 2 चीज़ भेजिए। हम लोग फ्री कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं ले रहे हैं। सेना, प्रॉपर सेना, मैं पहले बता रहा हूँ, अर्धसैनिक बल अभी नहीं शामिल है, आने वाले समय में हम लोग शामिल करेंगे धीरे धीरे, अभी सेना पे। तो यार हम लोग खुद मतलब सामने से जो चैरिटी है जो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन ये राइट नहीं है आपका कि सर फ्री में कर दो, फ्री में ही होना चाहिए, ये कोई राइट नहीं है। ये आप लोग डिमांड कर सकते हो, एक ये कह सकते हो कि सर मुझे प्रॉब्लम है,
तो मैं भी पैसा नहीं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी, मुझे फ्री में कर दीजिए। वो हम लोग कर देते हैं जनरली। कोई कहता है ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत सारे लोग का, मतलब आप मानोगे नहीं, जितनी हम लोग चैरिटी करते हैं कोई नहीं करता है। हम लोग के मेंस, इवन मेंस के आंसर राइटिंग बैच में 80 के करीब लोग मेंस आंसर राइटिंग में ज्वाइन थे, जिसमें से करीब 20 लोग को हम लोग ने फ्री में कर रखा था। करीब 20 लोग फ्री में थे। तो आप ये सोचो, ये रेशियो 80 में से 20 है ना, ये लगभग 25% का रेशियो कोई नहीं फ्री करता है। लेकिन हम लोग फिर भी, मतलब हम लोग अपनी तरफ से ये है, ये ना हम लोग के भी छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं ना, वो महीने में 50-60 हज़ार के आराम से हो जाते हैं। तो यहाँ से नहीं होगा तो हम लोग, ऑब्वियस सी बात है यार, ये सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। तो हम लोग को भी यार मतलब कुछ तो चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है। और यूट्यूब से नहीं मिलता है इतना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या है, छोड़िए वो बात तो लगी रहेगी। मैं जब देखता हूँ बार बार ऐसे कमेंट, तो मुझे लगता है यार एक बार आप लोग को बताना चाहिए कि यार आप लोग बड़ी कोचिंग से डिमांड करिए, हम लोग से क्या ही, मतलब 500 रुपये बचा के क्या उखड़ जाएगा आप लोग का, ठीक है। यहाँ पे देखो, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा कौन सी रैंकिंग जारी की गई, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। तो ये दिमाग में सबसे पहला 5 स्टार क्वेश्चन यही है अपने आप में कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन जारी करता है। तो कौन जारी करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, TI, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। ये समझ लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत की रैंकिंग दूसरे नंबर का, मतलब 3 स्टार भारत की रैंकिंग है, 86वीं भारत की रैंकिंग है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है ना, 86वीं भारत की रैंकिंग है। तो 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 चीज पढ़ लो, जरूरी नहीं है कि न्यूजीलैंड और डेनमार्क फर्स्ट रैंक पे हैं, सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश हैं। सोमालिया और दक्षिण सूडान सबसे भ्रष्टाचार वाले देश हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब होगा ही। कोरोना काल में और दिखा कि न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छे से, जो जेसिका अर्डन है शायद वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ों को देखा होगा, है ना, ये नाम है। और इसको एक मैगजीन होती है फॉर्च्यून पत्रिका ने जो विश्व के 50 लीडर हैं उनके फर्स्ट रैंक पे रखा है। जो जेसिका अर्डन है उनको फर्स्ट रैंक पे रखा है। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ध्यान रखिएगा। फॉर्च्यून मैगजीन की टॉप 50 में फर्स्ट रैंक पे है। तो भ्रष्टाचार सूचकांक कौन जारी करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। न्यूजीलैंड डेनमार्क फर्स्ट रैंक पे आए हैं, मतलब सबसे अच्छे देश हैं, ठीक है। भारत की रैंकिंग 86वीं है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आप लोग देखिए, है ना, ये पूछा भी जा सकता है। क्या है क्वेश्चन कि जनवरी 2021 में जो बाइडेन ने यूएसए के 46वें राष्ट्रपति और कमला हैरिस ने 49वीं उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, ठीक है। कमला हैरिस यूएसए की पहली उपराष्ट्रपति बनी, एकदम सही है। दोनों ने रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव जीता है। तो देखिएगा, यही थोड़ा सा घोलुआ हो गया है। ट्रंप बाबा रिपब्लिक के थे, ई डेमोक्रेटिक हैं सब। तो 3 एलिमिनेट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ कुछ याद रखने वाली चीज़ है। क्या याद रखना है, ध्यान रखिएगा, ये जो 46वां और 49वां है बड़ा जरूरी है भाई। यूपी PCS वालों का मतलब यही कमाल है। ऐसे ही पूछते हैं कि हाल में ही बाइडन, मतलब देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो अचंभित मत होइएगा, कहीं अरे गौरव सर तो यही बताए थे एग्जैक्टली। तो बाइडन ऐसे देगा, हाल में बाइडन यूएसए के राष्ट्रपति चुने गए, वह कौन से वाले नंबर में के राष्ट्रपति हैं। तो इसे देगा 46, और इस ऑप्शन वो ऐसे ही देंगे 44, 45, 46 और 47, ऐसा ही दे देंगे 44, 45, 46, 47। अब यहाँ पर आदमी कंफ्यूज, तो मतलब तुक्का तो लग ही नहीं सकता, मतलब ऐसे क्वेश्चन क्या करेगा इंसान, तुक्का भी नहीं लगा सकता। तो 46वां याद ही करना पड़ेगा। कमला हैरिस 49वीं उपराष्ट्रपति है, ठीक है। तो ये 2 चीज इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है, ठीक है। और दिमाग में रखना है कि ये डेमोक्रेटिक है ना कि रिपब्लिक, ठीक है। ये दिमाग में आपको रखना होगा, ठीक है। तो भैया शपथ ग्रहण की तिथि 20 जनवरी, है ना। बाकी तो कुछ ध्यान में देना है। और जो क्या बेसिकली, और यहाँ पर जो बाइडन सबसे उम्रदराज है। अरे ट्रंप उम्रदराज नहीं थे ये बूढ़ा, ठीक है, मतलब नहीं था, जो भी हो, मुझे तो लगा यही होगा। अगला है एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का स्थान। एकदम नहीं, पढ़ना ही नहीं है, छोड़ दो, है ना, मतलब देखना ही नहीं है इसके बारे में। अगला देखते हैं हम लोग, मतलब क्यों फालतू की चीज़ें देखते रहें, याद ही नहीं होगा। जो जबरदस्ती ऐसे तो सारा रैंकिंग देखते रहेंगे, मतलब ऐसे मना कर देना, आएगा क्वेश्चन छोड़ देना, मुझे 2 गाली सुना लेना, नहीं पढ़े भाई, है ना। कहाँ भाई, हम लोग वो चाचा वीडियो नहीं बना सकते कि वो सब ऐसे बना दे और एक को याद ही ना हो, वो वाला काम नहीं कर पाएंगे भाई। कितना है, मैं खुद नहीं याद कर पाऊंगा यार इतना, तो आप लोग से कैसे उम्मीद रखूँ। गांधी जी भी कहीं ना कि जो काम आप स्वयं, जो काम आप दूसरों में देखना चाहते हैं वो खुद करिए, ऐसे ही कुछ कहें ना गांधी जी। तो वही दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो एकदम याद करने की जरूरत नहीं है। 1 सेकेंड ब्रेक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वापस। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की वर्ष 2021 के नवनिर्वाचित अध्यक्ष है, ये 5 स्टार। अगला ही क्वेश्चन 5 स्टार आ गया भाई। तो कौन है नवनिर्वाचित अध्यक्ष, देखो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन है A, यानी नजहत शमीम खान,
ठीक है। नजहत समीम खान किस देश के हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये दो चीज आपको दिमाग में रखना है। तो यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, एचआरसी, ठीक है। यूएनएचआरसी के 2021 के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? अब देखो एक चीज और है, आपको यूनाइटेड नेशन के यूएनजीए जो बेसिकली गवर्निंग असेंबली बोलते हैं हम लोग, जनरल असेंबली, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसके जो 76वें अध्यक्ष चुने गए हैं, आपको इनका नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं बता दे रहा हूँ मालदीव के हैं, ठीक है। इनका नाम बताइए, मालदीव के विदेश मंत्री जी हैं, है ना। आपको नाम बताना, मुझे पता है, मैं कमेंट सेक्शन में बताऊंगा अगर देखूंगा उस समय तो, है ना, क्योंकि मैं अपने वीडियो खुद सुनता रहता हूँ कभी बार। तो यूएनएचआरसी के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं उनका नाम है नजहत समीम खान। कहाँ के हैं? यहाँ पर देखो, है ना, उम्मीदवार याद नहीं रखना है, फिजी के हैं ये। नजहत समीम खान ये है फिजी के, ये दिमाग में रखिएगा। तो नजहत समीम खान फिजी के क्या बने हैं? यूएनएचआरसी के अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब 5 स्टार है, पूछ सकता है भाई, यूएनएचआरसी के अध्यक्ष, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। तो इलेक्शन हुआ, पहली बार इलेक्शन हुआ है। पहले क्या होता था कि आम सहमति बन जाती थी, अब की आम सहमति नहीं बनी तो इलेक्शन हुआ, ठीक है। इसका मुख्यालय यूएनएचआरसी का क्या है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये भी 3 स्टार पे रख लेना। यूएनएचआरसी का मुख्यालय भी याद कर लेना, बहुत अच्छी बॉडी है, मतलब इंपॉर्टेंट बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। माउंट समरू, अब आ गया ज्योग्राफी और बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये भी रख लो, इसको 10 स्टार मान लो, 2 से 3 बार सुन लेना। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ, पेपर छप गया आपके सामने से, समझ लो एग्जाम में पेपर छप गया है, खुश हो जाओ, ये पूछेगा, श्योर पूछेगा। तो माउंट समरू कहाँ पर है? इंडोनेशिया। माउंट सेमेरू नाम है, माउंट सेमेरू, इंडोनेशिया, ठीक है, ये दिमाग में रखे। तो ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी, अभी फूटा उठा होगा, न्यूज में रहा होगा, है ना। तो ये देखो क्या है, इंडोनेशिया के जावा में है सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। यहाँ पर 2020 में, वही सही बात है, 2020 में उद्गार हुआ था, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। जावा द्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये सब दिमाग में नहीं रखना है। अब यहाँ पे बस बेसिकली यही दिमाग में रखना है। वो क्या करते हैं बेसिकली, ऐसे ही एटना, विसुवियस ऐसे दे देंगे। एटना आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो एटना दे देंगे, विसुवियस दे देंगे, माउंट सेमेरू दे देंगे, एठो कोई और दे देंगे, मान लो माउंट फूजी दे देंगे सपोज, ऐसे दे देंगे। अब बोलेंगे कहाँ कहाँ पर है, तो सेमेरू दिमाग में रहेगा इंडोनेशिया। तो 1-8 मैच करा दोगे ना केवल उसमें, तो वो मैच दो कॉलम वाला सेट हो जाता है। मतलब मैच दो कॉलम, मतलब मेरा तो रिकॉर्ड रहा है कि, मतलब आपको मैं बता दूं कि मैंने एक बार 2011 में, 12 में दिया था, 13 में, हाँ एक बार 13 में IIT JEE दिया था एग्जाम, IIT JEE का। तो उस बार 12 क्वेश्चन आए थे मैथ्स दो कॉलम के, उस 12 में से 11 मेरे सही हुए थे, ठीक है। फिर 2014 में दिया, क्योंकि उस बार सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा 2013 में, तो 14 में दोबारा दिया, तो 14 में मेरे 12 में से 12 सही हुए मैथ्स दो कॉलम। और मैथ्स दो कॉलम कैसे सही होते हैं? कभी पूरे आते नहीं आपको, एक तो मैच कराना होता है, जो किसी तरह से कुछ भी लॉजिक लगा के अंट संट कि सेमेरू नाम ऐसा है, ये हो सकता है इंडोनेशिया में होगा, कुछ ऐसे दिमाग में अंट संट समझ के, या फिर ABCD कोनो जो भी आपके मतलब हित मित्र यार, उनका नाम का पहला अक्षर, कुछ भी ऐसे अंट संट सोच के एक तो भिड़ाइए और बाकी मैच करा लीजिए। ये तरीका होता है बेसिकली मैच तो कॉलम सॉल्व करने का। खैर दिमाग में रखना है माउंट सेमेरू कहाँ का? इंडोनेशिया, ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है, पूर्वी जावा में। अगला है सबसे पहले पेरिस जलवायु समझौता, यही पूछा है बेसिकली। अब वही है कि जो बाइडन है, बाइडन ने अब इनका पूरा नाम दिया है, जोसेफ R बाइडन जूनियर, पहली बार मैंने नाम ही सुना है। अब ये बोला कि इन्होंने बोला कि अब पेरिस जलवायु समझौता में पुनः शामिल होंगे। पूछा कब हस्ताक्षरित हुआ था, तो दिमाग में रखना है 2015, पेरिस जलवायु समझौता 2015 में हस्ताक्षरित हुआ। उसी साल बहुत सारी चीजें हुई थी, आपको पता होगा, SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 2030 ये भी साइन हुए थे कि हम लोग ये प्रयास करेंगे यूनाइटेड नेशन में। इसके अलावा आपको पता होगा सेंडाई फ्रेमवर्क, तो 2015 वैश्विक दुनिया के लिए, मतलब भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सेंडाई फ्रेमवर्क जो कि आपदा पर है, ये भी 2015 में हस्ताक्षरित हुआ था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें एक साथ 2015 में हुई थी, पेरिस जलवायु समझौता, सेंडाई फ्रेमवर्क और क्या बताया मैंने, SDG, UNSDG, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये तीनों हुए थे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो वही चीज़ है, जोसेफ बाइडन ने बोला कि भैया ये करेंगे, ट्रंप महोदय अलग हो गए थे, तो अब बाइडन ने वापस बोला कि हम करेंगे। COP21 बोलते हैं यूनाइटेड नेशन FCCC का, है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म है UNFCCC, ठीक है। तो इसी के तत्वाधान में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? पेरिस में हुई थी, और इसी के दौरान हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। अच्छा, ये 22 अप्रैल 2016 को लिखा है हस्ताक्षर भाई, है ना, 1 मिनट देख लेते हैं। हस्ताक्षरित होता C आंसर, 15 ही माना, बेसिकली 2015 में ही हुआ था यार, है ना, 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हुआ था। तो ये भी दिमाग में रखना, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी घुमा देता है कि ये प्रभावी कब से हुआ, तो 4 मतलब
2016 से प्रभावी है, बेसिकली ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। उसके अलावा महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है बहुत ज़्यादा। अब अगला देखते हैं, बेसिकली बिडेन कह रहे हैं कि 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो सब कर रहे हैं, कोशिश यही कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कह सकता हूँ 5 स्टार अगेन, 5 स्टार अगेन, मतलब पेपर छप गया। स्वाधीनता सड़क किन देशों के मध्य की जाएगी? तुक्का मारिए, भारत बांग्लादेश। भाई भारत पाकिस्तान के मध्य कोई स्वाधीनता सड़क होगी नहीं तो उस असुर रोना शुरू कर देंगे, हमको जम्मू कश्मीर स्वाधीन कराना है। अब भारत चिल्लाएगा, मोदी जी कहेंगे हम तो अब की पीओके आने दो, 2024 वाला चुनाव देखो क्या करते हैं, तो अब की पीओके ही हमारा है ना। भारत नेपाल के बीच में स्वाधीनता सड़क हो नहीं सकती, पाकिस्तान अफगानिस्तान ऐसा नाम रखेंगे नहीं, कुछ वो तो अजीब सा नाम रखेंगे उर्दू फारसी। तो स्वाधीनता सड़क बेसिकली भारत बांग्लादेश के मध्य स्टार्ट की गई है, ये दिमाग में रखिएगा। स्वाधीनता सड़क क्यों? क्योंकि भारत ने, बेसिकली ऐसे याद कर लो, भारत ने बांग्लादेश की स्वाधीनता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है, मुक्ति संग्राम, स्वाधीनता ही जिसको बोलते हैं, स्वाधीनता महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसी वजह से ये कहाँ पर शुरू की जाएगी? किन दो देशों के बीच? भारत बांग्लादेश के मध्य शुरू की जाएगी, ठीक है, दिमाग में इसको रखिएगा। ये किसको जोड़ता है? पश्चिम बंगाल के नदिया जिले को मेहरपुर मुजीबनगर बांग्लादेश से जोड़ेगा। इतना दिमाग में नहीं रखना है, दिमाग में मेन क्वेश्चन वही है, जो 5 स्टार है वो यही है, स्वाधीनता सड़क कहाँ से कहाँ। अच्छा, यूपी पीसीएस वाले अगर मेहरबानी रही तो हो सकता है ये भी पूछ दें कि नदिया भारत का कौन सा जिला है, तो ऐसा ऑप्शन दे देंगे नदिया और मेहरपुर बांग्लादेश का है, तो इसी को क्या करेंगे? भारत, ऐसे ले लेंगे भारत बांग्लादेश, है ना। स्वाधीनता सड़क कहाँ पे, तो यहाँ पर दे देंगे नदिया, यहाँ पे दे देंगे, एक तो सही वाला दे देंगे मेहरपुर, इसके बाद एक दे देंगे यहीं पर भारत में लिख देंगे मेहरपुर, यहाँ पे लिख देंगे नदिया, फिर कुछ नाम नदिया की जगह कुछ सदिया कर देंगे, है ना। ऐसे कुछ नाम हम चेंज करके ऐसे, मतलब बहक गए यूपी पीसीएस वाले, तो ऐसा भी टफ पूछ सकते हैं। लेकिन जो मेन, जो इजी क्वेश्चन जो बनने के चांस है कि किस किस देश के बीच में, जो सबसे इजी क्वेश्चन बनने के चांस है, तो वो दिमाग में मतलब रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बोला है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति पर 2 बार महाभियोग लगा? तो अभी ट्रंप बाबा के ऊपर आपको पता होगा कि 2 बार उनके ऊपर महाभियोग लगा है, तो आंख बंद करके इसको तो टिक मारना है, ठीक है। और दोनों बार बच गए, बाइज्जत बरी हो गए, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा। बेसिकली अभी कैपिटल हिल्स में आपको पता होगा, कैपिटल हिल्स जो भवन है वहाँ पर हमला मतलब हुआ था काफ़ी, आपने देखा होगा, कई लोग मारे वारे गए थे, है ना। तो उसमें ऐसा माना जाता है कि ट्रंप ने अपने जो समर्थक हैं, जब बिडेन चुने गए थे तो उनको भड़काया था, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, है ना। तो ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति जिन्होंने महाभियोग का आरोप लगने के बावजूद दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, तो मतलब एकदम बेहया किस्म का आप मान सकते हैं इनको, मतलब सॉरी भाई, ट्रंप देगा पता चला मुझे ही उड़वा दिए, है ना। तो ये दिमाग में रखिएगा। इसके पहले राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और एंड्रू जॉनसन 2 पर महाभियोग लगाया जा चुका है, लेकिन ट्रंप पर दोबारा लगाया गया है, तो ये दिमाग में रखिएगा, 2 बार इनके ऊपर लगाया जा चुका है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात ये है। अगला बोला है फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची। अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि फॉर्च्यून जो पत्रिका है, फॉर्च्यून पत्रिका ने 50 विश्व के सबसे तगड़े लोगों की सूची में जेसिका अर्डन जो कि न्यूजीलैंड की है, उनको फर्स्ट रैंक पे रखा था। तो ये फॉर्च्यून नहीं है, ये वाली फोर्ब्स है। 2020 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में तो बोला है पहले नंबर पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल है, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं इसका आंसर ही, तब उस हिसाब से समझेंगे। 20 का सही आंसर है बी, यानी क्या हो गया, है ना, ताकि गलत ना हो भाई, केवल एक, तो सही बात है। पहले नंबर पे कौन है? एंजेला मर्केल है। कब हुआ? दिसंबर 2020 में। देखो एक बार, अमेरिका की नवनियुक्त उपराष्ट्रपति इस सूची में दूसरे स्थान पे। अभी तो उपराष्ट्रपति जब ये लॉन्च हुआ दिसंबर 2020 में, उपराष्ट्रपति हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा कि जनवरी में हुई थी, तो ये हो नहीं सकती। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस सूची में 15वां स्थान प्राप्त हुआ, तो नहीं, 15वां नहीं प्राप्त हुआ है। तो केवल अब बेसिकली यहाँ पर आपको क्या ध्यान है, जो फोर्ब्स वाला जारी किया है, जो फोर्ब्स वाले जारी किए हैं और एक फॉर्च्यून वाले हैं। तो फॉर्च्यून जो तेल है वो किसको जारी कर रहा है? जेसिका अर्डन, इसको बोला है फर्स्ट रैंक। लेकिन जो फोर्ब्स है, फोर्ब्स जो मैगजीन है, वो किसको कर रही है? एंजेला मर्केल को फर्स्ट रैंक रख रही है। ये दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। तो ये दिमाग में रखिएगा। तो जर्मनी की चांसलर जो एंजेला मर्केल है, वो 10 वर्ष लगातार भाई फर्स्ट रैंक पे रही है। दूसरे नंबर पे क्रिस्टीना लेगार्ड जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट है, पहले ये IMF की प्रेसिडेंट थी, है ना। फिर तृतीय स्थान पर कमला हैरिस। अच्छा, कमला हैरिस थर्ड पे हैं भाई, है ना, दिमाग में रखिएगा। अच्छा, 41वें स्थान पर ये हैं निर्मला सीतारमण महोदया जो है, वो 41वें स्थान पे है। तो इतना नहीं दिमाग में रखना है, कुल मिलाकर के ध्यान रखिए। टॉप 100 में है मंत्री जी हमारी। दूसरी बात, पहले रैंक पे कौन है वो दिमाग में रखिएगा, और अधिक से अधिक दूसरे रैंक पे। तो पहले रैंक वाला तो इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, जर्मनी अभी हार गई है, आपको पता होगा, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगला बोला है
हाल में ही कहा कि खाद्य सुरक्षा एजेंसी द्वारा येलो मील वर्म को खाद्य संबंधी उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की गई। देखो येलो मील वर्म, वर्म माने कीड़ा, वर्म मतलब होता है कीड़ा, तो येलो मील वर्म, मील मतलब ऐसे लगी रहे खाने वाला कीड़ा, तो पीले रंग का खाने वाले कीड़े को कहाँ पर अनुमति दी गई है, किस खाद्य सुरक्षा एजेंसी ने, तो यूरोपियन यूनियन की खाद्य सुरक्षा एजेंसी ने, ये दिमाग में रखा। तो यूरोपियन फूड सेफ्टी एजेंसी ने बोल दिया कि भाई ठीक है खाओ, लार्वा स्टेज में भोजन के रूप में खा सकते हैं, बिस्कुट, पास्ता, रोटी, बर्गर, यानी देख लो जो खाते हो भैया पास्ता वास्ता, पिज्जा विज्जा जो आप लोग खाते हो, ये सब येलो मील वर्म, पीले रंग के कीड़े से बनता है, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन, वसा और फाइबर, आपने जो लोग बियर ग्रिल्स के फैन होंगे मेरी तरह, वो देखते होंगे कुछ भी खा लेता है, प्रोटीन बोलता है इसमें सबसे ज़्यादा, शैम्पू खा गया एक दिन, बोला इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, हेड एंड शोल्डर, है ना, तो ऐसे ही मतलब कुछ भी खा जाता है। तो वही ये भी है, येलो मील वर्म में प्रोटीन, वसा और फाइबर प्रचुर मात्रा में होती है, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। तो बेसिकली 1 स्टार है यार, ये नहीं पूछना चाहिए, कुछ भी पूछ भी सकते तो क्या कर सकते हैं। ग्लोबल ब्रोकर नामक रिपोर्ट में ब्रिटेन की किस संस्था ने भारत को डिफिकल्ट 4 में से एक माना है? एकदम नहीं, पढ़ना ही नहीं है भाई, कहाँ याद रहेगा, अपना याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब चैथम हाउस, नमो नहीं याद रहेगा, और ये सब मतलब अब कुछ भी थोड़ा ना अनसन रिपोर्ट याद करते रहेंगे, ग्लोबल ब्रोकर छोड़ दो इसको, है ना, जरूरत ही नहीं पढ़ने की। अगला वाला मतलब मन करे रीड कर लेना, मैं तो भाई नहीं इस पर ध्यान दे रहा, इग्नोर कर रहा हूँ। किस देश की सीनेट ने कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए किए गए उपायों की फंडिंग हेतु अमीरों पर टैक्स लगाया है? तो अर्जेंटीना ने अभी क्या किया है कि कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए अमीरों पर टैक्स लगाया है, ठीक है। तो यदि आपको पता होगा भारत में भी बहुत सारे मतलब टैक्स लगाए जा रहे हैं, है ना, और आप देखोगे पेट्रोलियम पर टैक्स, हालांकि स्पेशल कोरोना टैक्स अभी तक नहीं लगाएगा, नहीं तो बवाल हो जाएगा, लेकिन पेट्रोलियम पर टैक्स लगाया जा रहा है कि भैया मतलब हेल्थ, आपको पता है कि भारत में हेल्थ एंड एजुकेशन सरचार्ज और सेस भी लगता है, ठीक है, उपकर भी लगता है, तो उसका प्रयोग होता है भारत में। अर्जेंटीना की सीनेट द्वारा लगाया गया है ताकि जो अनिवार्य लोग हैं, जो मतलब अमीर लोग हैं, है ना, जिनकी संपत्ति 200 मिलियन पेसो, मतलब आप $25 लाख जिनकी संपत्ति है बेसिकली, तो उनके ऊपर लगा है। अब देखो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, यानी अर्जेंटीना की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? पेसो, ये एक बार दिमाग में रख लेना, पेसो कहाँ की मुद्रा है? अर्जेंटीना। दूसरा, किसने लगाया टैक्स? तो अर्जेंटीना। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 3 स्टार इसको भी ले लो, अच्छा खासा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछ, देखो मैं आपको एक चीज में बता दूं, जो मैं स्टार रेटिंग कर रहा हूँ ना, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, ये किस चीज पे आधारित है? ये मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ज्ञान पे आधारित है। मुझे जब लग रहा है कि यार ये ऐसे वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, अभी फिर से चांस है कि पूछ देगा, तब मैं बोल रहा हूँ कि यार इसको 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार में रख लो। मुझे लग रहा है ऐसा नहीं पूछा था और इतना वाहियात क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा यूपीपीसीएस, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि नहीं भाई इसको जाने दो, इग्नोर कर दो, ठीक है, ऐसे दिमाग में रखिएगा। तो कोरोना मतलब लगाया इसने, तो ये दिमाग में रखिएगा। अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको चुना? तो जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों को मिलकर चुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो टाइम मैगजीन है, तो देखो अब तक हम लोगों ने 3 मैगजीन देख लिया, टाइम, फॉर्च्यून और फोर्ब्स। तो मैं एक बार वापस आप लोगों को रिवाइज करा दे रहा हूँ, फॉर्च्यून और फोर्ब्स, इसीलिए इसका नाम रखा गया रिवीजन प्रोग्राम, और कोई काम नहीं है। तो फोर्ब्स ने फर्स्ट रैंक किसको दी? महिलाओं की सूची में, फर्स्ट रैंक किसको दी? एंजेला मर्केल। फॉर्च्यून ने ओवरऑल किसको फर्स्ट रैंक दिया? जेसिका अर्डन। और टाइम मैगजीन ने किसको पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? जो बाइडेन और कमला हैरिस, दोनों को मिल जुलाकर, ये दोनों भैया अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने हैं, इनको दे दो पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। तो पर्सन ऑफ द ईयर इनको मिला है, ठीक है, टाइम मैगजीन। और पता नहीं क्यों चुना गया 2019 में, जो लड़की थी एक तो ग्रेटा थनबर्ग, उसको चुना गया था, ठीक है, बाकी और मतलब कुछ जरूरत नहीं है ना। अब इसमें यहाँ पर आपको देखना है, महात्मा गांधी पहले व एकमात्र भारतीय रहे जिन्हें टाइम पत्रिका द्वारा 1930 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। भाई ये भी दिमाग में रखना है, ठीक है। तो महात्मा गांधी, मतलब ये तो अच्छी बात है भाई, गांधी जी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी थे 1930 में, यानी तब सब ने आंदोलन चला रहे होंगे, ठीक है। अगला है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल में चीन द्वारा तीसरी पीढ़ी के, मुझे लगता है यार 50 क्वेश्चन के बाद मेरी अब एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो रही है, तो यहीं पे रोक देंगे इसको, ठीक है, कि मतलब मुझे लग रहा था मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा पाऊंगा, लेकिन एक लिमिट है मेरी भी। तो हाल में चीन द्वारा तीसरी पीढ़ी के पहले परमाणु रिएक्टर का संचालन प्रारंभ किया गया। 3rd जनरेशन 3G का पहला परमाणु रिएक्टर, उसका नाम क्या है? ह्यूलोंग वन, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना। तो इन्होंने हाल में प्रारंभ किया है। तो अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, हाल में चर्चा में रहा ह्यूलोंग 1 क्या है? ऑप्शन दे देगा परमाणु रिएक्टर, एक सैटेलाइट, चंद्रमा पर उतरने वाला सैटेलाइट, एक दे देगा मंगल पर उतरने वाला सैटेलाइट, ये दे देगा रॉकेट।
ध्यान रहे परमाणु रिएक्टर है ह्यूलॉन्ग 1 कहाँ। अब फिर दूसरा एक क्वेश्चन बन सकता है, ह्यूलॉन्ग 1 हाल में चर्चा में रहा परमाणु रिएक्टर है किस देश का है, तो चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इसे दे देगा ऑप्शन। अब लो भैया बताओ ह्यूलॉन्ग 1 है ना, दिमाग में रखना चाइना का परमाणु रिएक्टर है ह्यूलॉन्ग 1, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखना है। अब ये क्या है कि चाइना न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, ये सब महत्वपूर्ण बात नहीं है, फुजियान प्रांत में इसको बनाया जा रहा है चीन के, है ना, और बस ये इसके अलावा और कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, हिम्मत जान दो 50 क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन में ब्रेक लेते हैं, अभी कितना और बचा है मैं एक बार देख लेता हूँ, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन का एक बार कितना बचा है देखता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये पूरा ही इंटरनेशनल रिलेशन एक बार फ्री रख दूंगा, है ना, बाकी वाले फिर पेड कर लेंगे, देखता हूँ जैसा कितने क्वेश्चन अभी बचे हमारे, अच्छे खासे बचे हैं यार, नहीं ठीक है, यहीं पर 50 क्वेश्चन हम लोग फ्री रखते हैं, बाकी वाले पेड रखेंगे, ठीक है, अभी क्योंकि 50 प्लस है मुझे लगता है यार, हाँ 100 एग्जैक्ट है शायद, 98 है तो 48 अभी और है, ठीक है। तो हमने 50 कर लिए, अब मैं क्या करूँगा वो वाले में थोड़ा सा, है ना, अब इसको डिस्कशन कर करके इसी तरह से 50 क्वेश्चन हम लोग और कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अभी भी, ठीक है, तो ये नंबर है, मैं यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ 88 40 75 19 12, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और ज्वाइन कर लीजिए प्रोग्राम, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।